नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपकी कुछ समस्या थी, उनका समाधान इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। ये हैं गीत, इनकी प्रॉब्लम है, इनके सभी डॉक्यूमेंट्स में, सभी मार्कशीट में पापा के नाम में सरनेम नहीं लगा हुआ है, जबकि पापा अपने नाम के पीछे सरनेम लगाते हैं। ऐसे में कोई समस्या आपके नहीं होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, क्योंकि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में ऐसा सेम है। ठीक है। साथ ही आधार कार्ड में पिताजी के नाम में वापस समस्या है, उसमें कास्ट लगी हुई है, तो भी कोई समस्या नहीं है। अगर आप उसे चेंज करवाना चाहते हैं तो पापा का जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं, उसके आधार पर वो चेंज हो सकती है। ठीक है। दूसरा, चेंज कराने की विशेष आवश्यकता नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, आप सही कैंडिडेट है, तो आपको केवल एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने कई बार मैसेज किया, आपका जवाब नहीं आता, प्लीज रिप्लाई मी। जॉब में कौन कौन आते हैं? एमई जॉब में कौन कौन आते हैं? ये भाई साहब कई बार मैसेज कर चुके हैं, कह रहे हैं कि सर एमई कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? वीडियो पटवारी ये भी आते हैं क्या एमई कैटेगरी में? तो दोस्त, वीडियो पटवारी ये एमई कैटेगरी में नहीं आते हैं। एमई कैटेगरी में एलडीसी, यूडीसी या इनके सहायक प्रशासनिक अधिकारी वगैरह ये ही आते हैं। ठीक है। एलडीसी, यूडीसी या इनके अपग्रेड पोस्ट, जो प्रमोशन पोस्ट हैं, वो ही एमई कैटेगरी में आते हैं। मंत्रालय कर्मचारी ही इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। वीडियो और पटवारी इसमें नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, 28 ईयर की सर्विस में जनरल कैटेगरी में कितनी ग्रेड पे तक रिटायरमेंट हो जाता है जूनियर अकाउंटेंट में? प्लीज बताओ, आप ही बता सकते हैं। तो दोस्त, जूनियर अकाउंटेंट बनने के बाद में आप ये मानो आपके 3 एसीपी लगना तो तय है। 3 एसीपी में, पहली एसीपी में 4200, दूसरी में 4800 और तीसरी में 5400 पे पहुंच जाओगे। हालांकि बीच में आपके प्रमोशन भी हो जाएंगे, तो आप 6000 या 6000 से ऊपर की ग्रेड तक पहुंच जाओगे आसानी से, ऐसी संभावना बनती है। नेक्स्ट है, सर प्लीज नेक्स्ट वीडियो में बताएं कि जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अलग अलग होता होगा, या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन होने पर जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए पोस्ट मिलेगी? दोस्त, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अमूमन क्या है, साथ ही होता है। बाद में आपकी अलग से कट ऑफ जारी हो जाएगी, जिसमें टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट अलग अलग वरीयता के आधार पर अलग कर दिए जाएंगे, क्योंकि दोनों का विभाग अलग होता है। टीआरए का मूल विभाग रेवेन्यू विभाग है, राजस्व विभाग है, जबकि जूनियर अकाउंटेंट फाइनेंस विभाग टीटीए के अंतर्गत आता है। सर प्लीज प्रेफरेंस चेंज के लिए क्या करें, प्लीज बताएं। प्लीज, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? होने को तो हो सकता है, आपके प्रयासों पर निर्भर करता है, लेकिन अध्यक्ष साहब ने साफ मना कर दिया है कि अब ऐसा कोई मौका नहीं दिया जाएगा। फिर भी जनशक्ति बलवान होती है, अगर आपने प्रयास करे सभी ने मिलकर तो सब कुछ पॉसिबल है। प्रमोशन में किसे वरीयता पहले दी जाती है? तो दोस्त, प्रमोशन में जिसकी रैंक अच्छी होती है उसे ही वरीयता मिलती है। हालांकि SC ST की प्रमोशन पोस्टें 28 उनके रिजर्वेशन के अनुसार हैं, दोनों की मिलाकर 28% हैं। ठीक है। उसके अलावा 72% में सभी वर्ग के पुरुष और महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। उनकी उसमें क्या महिला और पुरुष का कोई विभाजन नहीं है, जो टॉप रहते हैं उनको ही प्रमोशन मिलता है। वरीयता रैंक के आधार पर तय की जाती है, अन्य कोई क्राइटेरिया नहीं है। हालांकि हाल ही में जो विकलांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए 4% अलग से ये जो आपके प्रमोशन है उसमें अवसर दिए गए हैं, वो भी आपके हॉरिजेंटली हैं। सर, ये अनुकंपा वालों को सीनियरिटी लिस्ट अब जो जॉब में मिलेंगे उनके साथ, क्योंकि क्या जो अनुकंपा नियुक्ति होती है वो क्या है, ज्वाइनिंग, जैसे आपका बैच है 2023 का, इस बैच के पहले अगर मान लो कोई अनुकंपा नियुक्ति लगती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति वाला आपसे सीनियर होगा, उसकी ज्वाइनिंग तिथि से सीनियरिटी उसकी मानी जाएगी। ठीक है। वहाँ रैंक का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, रैंक का फैक्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति है वो ज्वाइनिंग तिथि से मानी। सर, उम्र निकल रही है
वीडियो पटवारी, एलडीसी आदि कई एग्जाम दी हैं। सारी एग्जामों में आस छूट गई है, कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया है। प्राइवेट जॉब में थे, छोड़ के तैयारी की जूनियर अकाउंटेंट की, और 560 नंबर हैं। 32 साल हो गई है, लास्ट होप है, क्या करें दोस्त। मेरी भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं और मैं मेरे पूरे अंतर मन से कहता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपने इतनी अच्छी मेहनत करी है, अच्छे नंबर लाए हैं, शायद कहीं ना कहीं आपके ये जो संघर्ष थे बीच के, वीडियो पटवारी या अन्य एग्जाम आपने दी हैं, मोटर व्हीकल एसआई, ये बहुत एग्जाम आपने दी हैं, तो उन एग्जामों का कहीं ना कहीं अनुभव आपके काम आया है। तो मैं तो दोस्तों आपको यही कहूँगा कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत से सील पर पड़त निशान। रस्सी आती जाती है तो जो पत्थर है, पत्थर भी एक बार घिस जाता है, उसको भी बदलना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप लगातार ऐसे अनवरत मेहनत करोगे तो आपके 560, 600, 700 कितने भी नंबर आ सकते हैं। कोई परिभाषा नहीं है कि आप कितने नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना, इसे परिमित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आपका, तो चिंता नहीं करें, आपका हो जाएगा। आप नेक्स्ट जो तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी करते रहें। सर मैंने राजस्थान कॉलेज से बीए किया है और मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट खो गया है, क्या कॉलेज से मुझे न्यू करेक्टर सर्टिफिकेट मिल सकता है क्या? प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना, थैंक्स। दोस्त कई बच्चों के बार बार ये कई बार बताने के बाद भी ये मैसेज आ रहा है कि सर करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, करेक्टर सर्टिफिकेट खो गया है। करेक्टर सर्टिफिकेट पिछली भर्ती में जमा कराया था, वहाँ से वापस भी नहीं मिला। कोई दिक्कत नहीं है, वापस आप जिस अंतिम शिक्षण संस्थान में पढ़े थे वहाँ जाओ और आप वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हो। करेक्टर सर्टिफिकेट उस संस्थान द्वारा जारी कर दिया जाएगा, उसमें कोई डेट संबंधी इश्यू नहीं होता है। वो तो क्या है, आप जब अंतिम समय में पढ़ रहे थे उस समय से संबंधित होता है। सर मैंने सीईटी अप्लाई किया है क्या? तब मैं बीए फाइनल ईयर में प्रवेश ले चुका था, लेकिन रिजल्ट सीईटी के एग्जाम के बाद आया और जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम से पहले आ गया। अब मेरे जूनियर अकाउंटेंट में नंबर भी अच्छे हैं, तो मैं एलिजिबल हूं या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई सर। देखो जो सीईटी एग्जाम है ये तो क्या है, एक बैरियर था आपको एग्जाम में रोकने से पहले का, ठीक है, उसको आप पार कर गए हो। उसमें उस समय आप ग्रेजुएशन थे नहीं थे उससे कोई संबंध नहीं है। जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम है, उसके नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है जिस दिन आपकी जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम होगी उस समय आपके पास ये सभी शैक्षणिक दस्तावेज जो आपसे मांगे गए हैं वो आपके पास सारे होने चाहिए। उसके लिए आप योग्य होने चाहिए, आपका रिजल्ट उस एग्जाम से पहले आ जाना चाहिए, तो आप जरूर एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोर्ड में सफल डीवी होने के बाद भी क्या ज्वाइनिंग के टाइम भी ऑफिस में सब डॉक्यूमेंट्स का डीवी होता है क्या? डिफरेंस बताने का कष्ट करें। जैसा कि आपने बताया कि मेडिकल कार्य ग्रहण के समय देना होगा, तो वही सवाल है कि क्या ज्वाइनिंग के टाइम केवल मेडिकल लगता है या पूरा डीवी होता है? साथ ही आपका आभार, आप हमारी क्वेरीज का इतना सरलता से उत्तर देते हुए समझाते हैं, धन्यवाद। जय जय श्री श्याम। दोस्तों आपका भी धन्यवाद, आप हमें काफ़ी प्यार दे रहे हैं, काफ़ी देख रहे हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, इसके लिए हम भी आपके शुक्रगुजार हैं। आपकी समस्या कुछ नहीं है। देखो जैसे आपका सिलेक्शन हो तो होगा, उस समय क्या है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपके जिला स्तरीय चिकित्सा ऑफिस से बनवाना होता है और आपको वहाँ जहाँ आपका कार्यालय मिलता है, जो कार्यालय में आपको ज्वाइनिंग करनी होती है, वहाँ आपको जमा करवाना होता है। साथ ही आपके जो दस्तावेज हैं, कई बार तो क्या है ऐसे दस्तावेजों की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन कई कार्यालय क्या होते हैं वो आपकी फोटोकॉपी मांग सकते हैं, उन्हें संधारण करने के लिए, एक सर्विस बुक संधारण करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। तो ऐसी कोई आवश्यकता हो तो आप एक सेट फोटोकॉपी का वहाँ भी जमा करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहाँ पर नहीं होता है, केवल मात्र फॉर्मेलिटी होती है, कोई समस्या वहाँ पर नहीं आती है। वहाँ तो केवल आपको क्या है, एक रजिस्टर दिया जाएगा, रजिस्टर में आपका नाम लिखा जाएगा। जैसे कि आपका नाम है रणवीर सिंह राठौड़, तो वहाँ लिखेंगे रणवीर सिंह राठौड़, श्री रणवीर सिंह राठौड़, पद का नाम लिखेंगे कनिष्ठ लेखाकार और आपके साइन करवाएंगे, तब से ही आपको राज्य कर्मचारी मान लिया जाएगा। तो उसका इंतजार करें, वो सर क्षण आने वाला है। आगे एक क्वेरी है कि सर रिजल्ट कब आएगा, उसकी बताते हैं। कब तक आपकी ज्वाइनिंग पॉसिबिलिटी है उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। नेक्स्ट है
सर जैसे किसी करेक्टर सर्टिफिकेट गलती से खो गया, ये बता दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। सर वीडियो मेंस में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो करेक्टर सर्टिफिकेट लगाया था वो चल जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट नया पुराना कुछ नहीं होता है, आराम से चलेगा, कोई दिक्कतें नहीं है। नेक्स्ट है चिकू जी कह रहे हैं सर ग्रेजुएशन एंड बीएड वाले में से ग्रेजुएशन वाला करेक्टर सर्टिफिकेट चल जाएगा क्या? अगर आपने बीएड कर रखी है और आपने अगर बीएड शो कर रखी है तो आपको फिर बीएड का करेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। साथ ही आपके पास जो बीए का है वो करेक्टर सर्टिफिकेट शायद होगा भी नहीं, क्योंकि आप जैसे ही रेगुलर बीएड करोगे तो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट रेगुलर कॉलेज द्वारा जमा कर लिया जाता है। तो ऐसे में आपको बीएड शो करना पड़ेगा। साथ ही आपको एक बार वापस कश्मीर का दौरा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कश्मीर से क्या करी है, ग्रेजुएशन बीएड करी है, तो कश्मीर का एक बार दौरा करके आए हैं। अब कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर के हालत अब बहुत अच्छे हैं। धारा 370 हट गई है, धारा अनुच्छेद 335A है वो भी हट गया है। उसके बाद में आप स्थायी रूप से बच सकते हैं। वहाँ का विधान चेंज हो गया है, पहले वहाँ आईपीसी लागू थी, अब आईपीसी की जगह वहाँ पर आईपीसी लागू नहीं थी, अब आईपीसी लागू हो गई है। वहाँ पहले इंडियन पेनल कोड लागू नहीं था, इंडियन पेनल कोड की जगह रणबीर पेनल कोड लागू था। वहाँ का अलग झंडा हुआ करता था, विधानसभा कार्यकाल 6 साल होता था, वो सब समाप्त हो गया है। वो विशेष प्रावधान धारा 370 के तहत थे और अनुच्छेद 35A के तहत वहाँ के निवासियों को स्थायी रूप से बसने का अधिकार था। अन्य भारतीयों को वहाँ स्थायी रूप से बसने का अधिकार नहीं था, नहीं वहाँ नौकरी करने का अधिकार था। वो भी प्रोविजन अब संविधान में संशोधन करके समाप्त कर दिया गया है। तो कश्मीर जाके आए, हमें भी बताएं अब कश्मीर कैसा है। नेक्स्ट क्वेरी है रामस्वरूप जी स्वामी पूछ रहे हैं सर ज्वाइनिंग कब तक मिल सकती है? इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। आपका रिजल्ट पूरी संभावना मैंने पहले भी बता दी थी, यही थी कि रिजल्ट शायद ही बोर्ड अनुमति ले पाएगा, और बोर्ड अनुमति लेने में सफल भी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने किसी प्रकार की हरी झंडी बोर्ड को नहीं दी। ऐसे में क्या है, रिजल्ट आपका अब जो आचार संहिता हटेगी 6 जून को, उसके बाद आने की संभावना है। उसके बाद ये मान सकते हैं हम कि जून के लास्ट वीक में, जून के एंड में आपका रिजल्ट आएगा। जून के एंड में आपका रिजल्ट आता है तो उसके बाद में 10-15-20 दिन बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल तय होता है। शेड्यूल तय होने के बाद लगभग 12-13 हज़ार लोगों को पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे 2 गुना के हिसाब से। तो हम ये मान के चलते हैं कम से कम 1.5-2 महीना आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगेगा। ऐसे में आपका अगस्त जुलाई के बाद में अगस्त सितंबर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में निकल सकता है। सितंबर के बाद में आपका हो सकता है अक्टूबर में आपके 1 गुना की लिस्ट जारी कर दें। फिर पुलिस वेरिफिकेशन का है। ऐसे कुल मिलाकर मैं जहां तक समझता हूं नवंबर के महीने में आपकी ज्वाइनिंग की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि मेरा ये अनुमान, मोटा मोटा अनुमान है कि आपको 2024 में ही कनिष्ठ लेखाकार, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट बना दिया जाएगा, आपको राजस्थान सरकार का कर्मचारी बना दिया जाएगा। सर प्रेजेंट में आई एम इन गवर्नमेंट पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट में है एंड एनपीएस भी खुलवा रखा है एंड जूनियर अकाउंटेंट फॉर्म में सर्विस शो नहीं किया है। ज्वाइनिंग के टाइम कोई प्रॉब्लम होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्तमान में एनपीएस में कटौती बंद हो गई है। राजस्थान में ओपीएस सिस्टम लागू हो गया है। ओपीएस बोले तो ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू हो गया है। ऐसे में एनपीएस की जो कटौती 10% होती थी वो अब क्या है, बंद हो गई है। ठीक है, सीधा सभी को जैसे रिटायरमेंट होंगे, पहले जैसे पेंशन के लाभ मिलते थे वैसे ही लाभ मिलेंगे। ठीक है, रही बात आपकी कोई परेशानी की, आपको कोई लाभ तो मिलना है नहीं, ऐसे में क्या है, आप रिजाइन देके आओगे, रिजाइन देके कार्य ग्रहण करोगे तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी सभी की मोटी मोटी क्वेरी। धन्यवाद। आपकी और कोई ऐसी समस्या हो तो आप मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे समय मिलेगा आपकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश रहेगी। धन्यवाद। जय श्री श्याम।